तो कल अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था फ्रेंड फंक्शन, ठीक है ना। आज हमारा टॉपिक है स्टैटिक क्लास मेंबर्स, ठीक है ना। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक का मीन क्या होता है, या किसी वेरिएबल या फंक्शन को अगर हम स्टैटिक बनाए तो उसका मतलब क्या होता है। देखो, स्टैटिक का जनरल मीनिंग होता है कि जिसकी जिसमें जो है मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं होती, उसमें एक लास्ट वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, इसको जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको हम चेंज कर सकते हैं लेकिन जो पुरानी वैल्यू है वो नहीं रहेगी। प्लस इसका मतलब ये होता है कि स्टैटिक मेंबर ऐसा होता है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में शेयर होता है, यानी कि मल्टीपल लोग या मल्टीपल चीजों में जो चीज शेयर होती है, दैट कॉमन, ठीक है ना, जो उसकी कॉमन वैल्यू है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में शेयर होती है, तो उसको हम स्टैटिक मेंबर या स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। क्लास में इसका क्या यूज है, क्या मतलब है, और उसमें हम इसको कैसे यूज करते हैं उसको देखना है हमको। तो सबसे पहले मैं इसका स्टार्ट कर देता हूँ, इसको हैश इंक्लूड stdio डॉट h, सॉरी iostream डॉट h, ठीक है। फिर हैश इंक्लूड onio डॉट h। सबसे पहले हम क्लास बना लेते हैं। क्लास, उसी क्लास से अपन समझेंगे कि स्टूडेंट की हम क्लास बनाएंगे, और उस स्टूडेंट क्लास को हम कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं अपन। स्टूडेंट, ठीक है। इसमें अपन ने प्राइवेट डेटा मेंबर बनाया, कि एक तो बनाया अपन ने RNO, ठीक है। फिर बनाया अपन ने एस नेम, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने 20, और फ्लोट बनाया मैंने PER। ओके, 3 डेटा मेंबर बनाया। फिर मैंने क्या किया, पब्लिक सेक्शन बनाया। तो मैंने लिखा पब्लिक, ठीक है। पब्लिक सेक्शन में मैंने 2 प्रोसेसर बनाए थे, तो मैं बना देता हूँ इन STU, जैसा उसमें बनाया था वैसा ही, ठीक है। इसकी रिटर्न टाइप रख दी मैंने वॉइड, ओके। और इसका मैंने प्रोसेसर्स बना दिया, तो इसमें मैंने लिख दिया सी आउट एंटर रोल नंबर परसेंटेज, ओके। इसी में करा दिया मैंने। इसमें RNO, एस नेम और PER, ठीक है। इस तरह से मेरा ये फंक्शन खत्म हुआ। उसी तरह से मेरे को एक आउटपुट फंक्शन बनाना था, लिखा मैंने वॉइड आउट STU, ठीक है। इसमें मैंने सी आउट करा दिया नंबर इक्वल्स टू RNO, एंड देन नेम, एस नेम, ठीक है। एक बार इसको नेम पे ऐड कर देता हूँ मैं, एंड देन तीसरा जो है अपना सी आउट परसेंटेज, यहाँ कर दिया मैंने PER। सबके आगे अपन को एंटर लगाना जरूरी है, बिकॉज उनको अपन लिस्ट फॉर्म में शो करेंगे। एंटर किया, ये हमारा फंक्शन खत्म हुआ, ठीक है ना, और ये हमारी क्लास खत्म हुई। ओके, तो इस तरह से हमने क्लास बनाई है। क्या किया अपन ने, 3 डेटा मेंबर डिक्लेयर किए हैं क्लास में, प्राइवेट सेक्शन में, ठीक है। पब्लिक सेक्शन में अपन ने उसके 2 डेटा मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किए हैं जो उनके डेटा को प्रोसेस करेंगे। अभी मैं इसको अगर कॉल कर रहा हूँ तो वर्ड मेन,
ठीक है ना। तो जैसे हम सिंपल क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ा था अपन ने, वैसे ही इसको करना है काम को। void main void main के अंदर मैं सिंपली क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूंगा। मैंने बना दिया स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट एस, ओके, या S1 बना दिया। ठीक है, तो मैं S1 डॉट कॉल कराता हूँ, सॉरी एक और बना देता हूँ, 3 बना देता हूँ, S1 S2 और S3। अभी आपको समझ में आएगा। तो S1 से मैंने कॉल कराया इन STU, S2 से कॉल कराया डॉट इन STU, S3 से कॉल कराया डॉट इन STU। ठीक है, तो तीनों ऑब्जेक्ट के लिए अपन ने वैल्यू इनपुट ले ली, और इसी तरह से इसको आउटपुट में डालना, तो मैंने कर दिया S1 डॉट आउट STU, S2 डॉट आउट STU, S3 डॉट आउट STU। कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना, जैसे अगर स्मॉल में डिक्लेयर किया तो स्मॉल में ही यूज भी लेना है उसको। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, इनपुट आउटपुट का काम परफॉर्म कराया। ये अपन ने जैसा अपन ने क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ा था उस समय जैसे अपन ने काम किया था, वैसे इसमें काम अभी करना है। ठीक है ना। इसमें 2 चीज़ और लगा देता हूँ मैं, CLR SCR, ओके, और एक लगा देता हूँ मैं ZCH। ये हमारा फंक्शन खत्म। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक छोटी सी क्लास बना दी, जिसका नाम था कि स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई, सिंपल एक क्लास बनाई और उसको ऑब्जेक्ट बना के उसमें डेटा को इनपुट आउटपुट का काम करवाया है। ठीक है ना। तो प्रोस्टेटिक नाम से इसको मैं फंक्शन को बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, F9 से मैंने टेस्ट किया, 0 एरर आ रही है। अभी मैं अगर इसको प्रोसेस करूँ, कंट्रोल F9, ठीक है ना, तो मैं वैल्यू डालूंगा कि 101 ट्रिपल ए और 44, फिर 102 बी और 66, फिर 103 सी और 77। तो इस तरह से मेरे सामने सिंपली इनपुट और आउटपुट हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है, मेन यू जो स्टैटिक आता है वो कैसा था, देखो अब मेरे को क्या करना है कि भाई मैंने 3 स्टूडेंट बनाए, या 3 स्टूडेंट का डेटा इनपुट किया, 5 का किया, 10 का किया, या 100 का किया, उसका ट्रैक भी रखना है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन या नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो हम इनपुट कर रहे हैं, उसका अगर हमें रिकॉर्ड रखना है तो क्या होगा, देखो मैं चाहूँ कि भाई नंबर ऑफ रिकॉर्ड का मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक वेरिएबल बना दूँ। ठीक है ना, प्राइवेट सेक्शन में मैंने एक इंट, क्योंकि काउंटिंग जो होगी वो इंट में होगी, इंट जो NOS या NOR, नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ रिकॉर्ड, वॉट जो भी आप वेरिएबल रखना चाहो वो रख सकते हो। अब क्या होगा, मैंने यह डिक्लेयर तो कर दिया NOS, लेकिन क्या होगा, NOS को यहाँ डिक्लेयर करने से, समझना ध्यान से, यहाँ डिक्लेयर करने से पहली बात तो ये प्राइवेट डेटा मेंबर हो गया। प्राइवेट डेटा मेंबर हो गया तो प्राइवेट डेटा मेंबर की कैपेसिटी कहाँ तक है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक है जिसके लिए ये जो क्लास उसको बनाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूं NOS की, तो NOS की अभी मैं इस क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उन हर ऑब्जेक्ट के साथ में इसकी कॉपी रहेगी। जैसे कि मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, तो क्लास में क्या होगा कि 3 ऑब्जेक्ट बनेंगे। ओके, ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे ये मैंने पहला बनाया S1, ये S2, ठीक है ना, ये S3, तो क्या होगा कि इनकी कॉपी, ठीक है ना, 3 वेरिएबल, तो ये चौथी कॉपी इसमें एक और रहेगी, वो रहेगी आपकी NOS की, लेकिन वो कॉपी किस किस में रहेगी, सब में रहेगी। ठीक है ना।
RNO की कॉपी यहाँ पे भी रहेगी एक, सॉरी NOS की कॉपी, एक कॉपी यहाँ रहेगी, ठीक है ना। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट को जितने डेटा मेंबर्स आपके प्राइवेट सेक्शन में हैं वो सारे शेयरेबल होंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं उन NOS नंबर ऑफ रिकॉर्ड के लिए वैल्यू, हमें इनपुट थोड़ी करानी है, हमें तो उसको काउंट करना है कि भाई जब जब नया स्टूडेंट बनता है या नया नया नए स्टूडेंट का डेटा इनपुट होता है तब तब उसकी वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो मैं जब जब इनपुट कर रहा हूँ तब तब मैं एनओएस को प्लस प्लस करवाऊं, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं अगर प्लस प्लस करवाऊं तो ये क्या करेगा, जब जब हम इनपुट ले रहे हैं तब तब एनओएस की वैल्यू को बढ़ाएगा। लेकिन कौन से एनओएस की वैल्यू को बढ़ाएगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एनओएस की वैल्यू को बढ़ाएगा। यानी कि एनओएस मान लो यहां था, ठीक है, मान लो ये एनओएस है, या यूं समझ लो कि ये आरएनओ है, ठीक है ना, ये आरएनओ है, ये एस नेम है, ये परसेंटेज है, ठीक है, और ये एनओएस है। तो ये कॉपी तीनों ऑब्जेक्ट में रहेगी, ठीक है ना, यहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे भी रहेगी और यहाँ पे भी रहेगी, ठीक है। तो उस केस में ठीक है ना, एनओएस यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। तो मैं अगर एनओएस की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो जब S1 कॉल कर रहा है इन एसटीयू को, जब S1 इन एसटीयू को कॉल कर रहा है तो वो एनओएस की वैल्यू को बढ़ाएगा, किसके, एन S1 के। तो यहाँ से 0 से वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर S2 कॉल करवा रहा है इन एसटीयू को, तो एनओएस की वैल्यू बढ़ेगी, तो किसके लिए बढ़ेगी, S2 के लिए बढ़ेगी, तो इसका भी 1 हो जाएगा। फिर S3 कॉल करवाएगा इन एसटीयू को, तो क्या होगा, एनओएस की वैल्यू बढ़ेगी, किसके लिए बढ़ेगी, S3 के लिए बढ़ेगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट कॉल करवाता है तो उस वेरिएबल के लिए ही डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये कॉपी सभी ऑब्जेक्ट में शेयर हो रही है, ये वेरिएबल जो है एनओएस वो सभी ऑब्जेक्ट में शेयर हो रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इन तीनों चारों 10 12 15 20 जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाए उन सब के लिए इसकी वैल्यू कॉमन चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग हो रही है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, हेलो, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें इसकी एनओएस की कॉपी को कॉमन रखना है, कॉमन रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टैटिक मेंबर बनाने से क्या हो जाएगा कि इसकी एक ही कॉपी अवेलेबल रहेगी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए। करना ये पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, शिफ्ट डिलीट, और इसको पब्लिक सेक्शन में डालना पड़ेगा, ठीक है ना। पब्लिक सेक्शन में डालने से अगर आप इसको सिंपल रखोगे तो ये क्लास के बाहर एक्सेस हो जाएगा, ओके। लेकिन हमें क्लास के बाहर इसको एक्सेस नहीं देना है, तो हमने इसको क्या बना दिया, स्टैटिक डेटा मेंबर बना दिया, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया यहाँ पे स्टैटिक इंट एनओएस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये जो एनओएस है, ठीक है ना, इसको हम एक्सेस भी नहीं कर रहे हैं और हम इसकी कॉमन कॉपी रहेंगे। तो चाहे कितने ही ऑब्जेक्ट इस एनओएस को प्रोसेस करें, ठीक है ना, कि भाई S1 जब इनपुट कर रहा है तब एनओएस को प्लस कर रहा है, फिर S2 एनओएस को प्लस कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, तो क्योंकि ये डेटा मेंबर में नहीं रहा, क्योंकि ये डेटा मेंबर में नहीं रहा और एक दिन नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहा, इसीलिए ये सभी डेटा मेंबर को, सॉरी सभी ऑब्जेक्ट्स को शेयर नहीं होगा, इसकी ये केवल एक ही कॉपी रहेगी जो सारे ऑब्जेक्ट्स को शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो इसका इफेक्ट कैसे देखते हैं, देखो ध्यान से, ये कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये सब कुछ करने के बाद नंबर ऑफ रिकॉर्ड अगर मेरे को प्रिंट करवाने हैं, ठीक है ना, तो मैंने क्या कर दिया कि ये सब करने के बाद, ठीक है ना, ये आउटपुट पूरा करने के बाद अगर मैं हर बार स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है ना, तो मैंने कर दिया सी आउट SNO, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड को अगर हमें प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे
सी आउट टोटल स्टूडेंट NOS, ठीक है। F9 से ठीक है। तो जब इसको अपन प्रिंट कराएंगे तब अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि क्लास का नाम लगा देंगे स्टूडेंट और इसको रिजोल्यूशन ऑपरेटर F9। ठीक है, तो इसको हम पहले वॉइड मेन के बाहर और क्लास के बाहर यहाँ पर इसको हम सेट कर देते हैं कि इंट स्टूडेंट रिजोल्यूशन NOS इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे तो हमने डिक्लेयर कर लिया स्टैटिक वेरिएबल को NOS को, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद हमने उसकी वैल्यू को कहाँ बढ़ाया है, जब जब हमने इनपुट किया है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तब तब उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया है। तो NOS में क्या रहेगा, हमने जितनी बार ऑब्जेक्ट को प्रोसेस किया, जितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जितनी बार हमने इनपुट किया है जितने ऑब्जेक्ट के लिए, उतनी बार NOS प्लस प्लस होता जाएगा। किससे, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 बार कॉल होगा ये फंक्शन, क्योंकि हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, 3 ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट करवाया, 3 बार कॉल होगा, तो 3 बार में 1 2 3 लास्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये लास्ट वैल्यू क्या रखेगा, 3 रखेगा। क्यों, 3 बार इनपुट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, 3 बार इनपुट कर रहा है, तो तीनों बार NOS की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो पहली बार में 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। बात सीधी सीधी ये है कि स्टैटिक जो मेंबर है NOS, ठीक है ना, तो इसकी एक कॉमन कॉपी चलेगी सारे ऑब्जेक्ट के लिए, और हर बार जब जब ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगा, जब जब ऑब्जेक्ट उसको एक ऑब्जेक्ट अपडेट करेगा, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वो वैल्यू अवेलेबल रहेगी। तो वेरी फर्स्ट टाइम जब S1 इसको अपडेट कर रहा है, S1.NST से NOS प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू प्लस प्लस हो रही है, वो वैल्यू आपकी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को शेयर होगी। फिर वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट अगर वापस से इनपुट करेगा तो फिर से NOS की वैल्यू प्लस प्लस होगी, वो अगले वाले ऑब्जेक्ट के लिए मिलेगी। तो इस तरह से NOS में लास्ट वैल्यू बच जाएगी जब अपन लास्ट इनपुट करेंगे तब। तो S3 के लिए इनपुट किया तो लास्ट वैल्यू इसमें 3 रहेगी। ओके, अब इसको अपन सेव करवा के मैं इसको रन करवाता हूं कंट्रोल F9 से। ठीक है, तो 3 बार इनपुट ले गए, 101 डाल दिया अपन ने, इनपुट A 55, 102 B 66, 103 C 77। ठीक है, तो इस तरह से इसने इनपुट कर दिया कितने, 101 ये डिस्प्ले कर दिया डेटा यहाँ तक, और फिर इसने टोटल स्टूडेंट भी डिस्प्ले कर दिया, कितने हैं टोटल स्टूडेंट, 3।
तो एनओएस की इस तरह से एक कॉमन कॉपी शेयर होती है और जो सबको अवेलेबल होती है। तो इस केस में क्या होगा हेलो कि ये जो अभी अपन ने बनाया, सर। यस सर स्क्रीन शेयर करो ना, अब हुई है। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, हो गया अब स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी सर। हाँ, तो इसमें क्या होगा, देखो ये तीनों ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन जो आरएनओ जो बनेगा, ठीक है ना, सॉरी एसएनओ जो एनओएस जो बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बनेगा, ये तीनों को शेयरेबल होगा, ठीक है ना। इसकी कॉपी जो है स्टार्टिंग है 0, तो S1 जब एग्जीक्यूट होगा, S1 जब डेटा फिलअप कर रहा है कि 101, ठीक है, ए और 66 या 55 व्हाटएवर जो भी है फिलअप कर रहा है, तब इसके एनओएस की वैल्यू प्लस होगी तो 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर जब S2 कॉल कर रहा है NSTU को, तो अपन डाल रहे 102, बी और यहाँ पर डाल दिया मैंने 66, ठीक है ना। तब ये वापस से एनओएस की वैल्यू को प्लस कर रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। फिर अपन थर्ड ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा है इनपुट का फंक्शन जो 103, एस नेम में कर रहा है सी, फिर परसेंटेज में कर रहा है 77, तो ये वापस से एनओएस को प्लस करा रहा है उसी इनपुट फंक्शन में 3। तो लास्ट वैल्यू तीन ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगी, लास्ट वैल्यू एनओएस की 3 रहेगी। तो जब अपन इसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है ना, तो जब अपन इसको प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट करवाने का तरीका क्या समझना, क्लास से अपन किसी वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं बाहर, और वो अगर स्टैटिक वेरिएबल है, तो इन दैट केस वी हैव टू यूज क्लास एंड दिस इज कॉल्ड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ध्यान रखना ये चीज कि क्लास के किसी भी डेटा मेंबर को, मेंबर फंक्शन को अगर हमें क्लास के बाहर एक्सेस करना है, इन दैट केस वी हैव टू यूज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। समझ में आ गई बात? हाँ सर। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे कि स्टैटिक डेटा मेंबर को काम में ले। ठीक है, इस तरह से हम स्टैटिक डेटा मेंबर का एग्जांपल इस तरह से समझाएंगे और इस तरह से हम प्रोग्राम पूरा बनाएंगे। ये है आपका स्टैटिक डेटा मेंबर का प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है दिस पॉइंटर, ठीक है ना। हैश इंक्लूड स्टार्ट करता हूं मैं, iostream.h, ठीक है, और हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। इस तरह से मैं इसको स्टार्ट करता हूं। समझना है अपन को दिस पॉइंटर। देखो दिस पॉइंटर क्या होता है, समझना ध्यान से। जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं क्लास का, ठीक है ना, तो क्लास का ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या करेगा, अपने डेटा मेंबर को एक्सेस करेगा। तो इससे क्या होता है कि इंटरनली एक जो पॉइंटर होता है वो प्रोसेस होता है। पॉइंटर क्या होता है, समझना ध्यान से। किसी भी मेमोरी में, किसी भी मेमोरी, ठीक है, तो मेमोरी के किसी भी सॉरी मेमोरी में किसी मेमोरी को पॉइंट करने वाला या रेफरेंस करने वाला जो वेरिएबल होता है उसको हम पॉइंटर बोलते हैं। तो दिस पॉइंटर क्या होता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट से कोई फंक्शन कॉल करते हो, जैसे इसमें अपन ने ये ऑब्जेक्ट से इसको कॉल किया, ठीक है ना, तो ये इंटरनली क्या कर रहा है, इंटरनली जब ये जा रहा है तो ये इसके अंदर जा रहा है, तो ये यहाँ पर जब ये RNO S नेम और परसेंटेज के लिए इनपुट कर रहा है, तो इंटरनली यहाँ पर एक पॉइंटर अवेलेबल रहेगा, दैट इज कॉल्ड दिस पॉइंटर, ठीक है ना। ये मैं चाहूं तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूं कि दिस, ये, ठीक है, दिस, और ये दिस एक कीवर्ड होता है जो क्या होता है, पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। दिस डॉट ये लिखा मैंने, दिस ये लिखा, तो ये लिखूं या नहीं लिखूं, क्योंकि ये इंटरनली कॉल होता है इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं।
तो इंटरनली ये यहाँ पर दिस पॉइंटर कॉल हो रहा है, लेकिन अगर हम इसका एक्सटर्नल यूज देखना चाहें तो इसके लिए हम देख सकते हैं कैसे क्या करेंगे। देखो एक क्लास बनाई मैंने, क्लास रेक्टेंगल नाम है, ठीक है ना। इसके दो टेबल डेटा भी मैं बना देता हूं मैं। इन लेंथ कोमा विड्थ, ठीक है। पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन बनाता हूं इनपुट के लिए, तो वॉइड इन रेक्ट नाम से मैंने इन रेक्ट नाम से मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया या मैं क्या करता हूँ कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ सबसे अच्छा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर से मैं डायरेक्ट वैल्यू इनपुट कर पाऊंगा, मेरे को इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया रेक्टेंगल ओके। वैल्यूज में भेज देता हूँ इंट ए कोमा इंट बी। तो ए जो जाएगी वो जाएगी आपकी एल के अंदर, तो एल इक्वल टू ए एंड डब्ल्यू इक्वल टू बी। ओके, ये इस तरह से इसकी वैल्यू को सेट कर देगा। फिर अपन ने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर कराना है, तो हमने कर दिया कि इंट कंपेयर कराना है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने वॉइड कंपेयर। वर्ड कंपेयर, तो इसमें क्या करूंगा मैं कि रेक्टेंगल का ही एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा, क्योंकि दो रेक्टेंगल को हमें कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो रेक्टेंगल पास किया मैंने आर नाम से, इसमें पास कराऊंगा मैं। फिर मैं क्या करूंगा, दोनों रेक्टेंगल को चेक कराऊंगा। तो चेक कराने के लिए क्या करूंगा कि मैं चेक करूंगा कि इफ दिस डॉट रेक्टेंगल दिस डॉट area is greater than r dot area, ओके। तो क्या प्रिंट करें, सी आउट फर्स्ट इज greater as सी आउट second rectangle is greater, ठीक है। तो ये अपन ने एक फंक्शन बना दिया जो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। पहले हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल के दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दोनों में वैल्यू पास करेंगे। जब अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी दो ऑब्जेक्ट बनाकर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट से कंपेयर को कॉल, एक ऑब्जेक्ट से हम इसको कॉल करवाएंगे कंपेयर को, और एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास कर देंगे। तो इसके लिए एक चीज और करनी पड़ेगी अपन को कि इनका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एरिया यहाँ पर मैंने कर दिया कि एरिया इक्वल्स टू
लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है ना, दोनों के लिए। तो यहाँ पे एक एरिया नाम से फंक्शन, एरिया नाम से वेरिएबल और बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एरिया नाम से वेरिएबल बना दिया। तो यहाँ पे गया मैं AREA एरिया नाम से, ठीक है ना। तो दोनों ऑब्जेक्ट का दोनों रेक्टेंगल का एरिया भी उनके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये फंक्शन बनाया, इस तरह से मैंने एंटर करके पीछे गया, क्लास को एंड किया, वॉइड मेन को स्टार्ट किया, ठीक है। वॉइड मेन के अंदर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, किसके, रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल के दो ऑब्जेक्ट बनाए। पहला बनाया R1, ठीक है, ठीक है ना। R1 बनाया, R1 में मैंने दो वैल्यू पास कराई 5 और 6। तो पहला जब ये कंस्ट्रक्टर बनेगा तो 5,6 जो पास करूंगा, ठीक है ना, तो वो किस में जाएगा, 5 जाएगा इसमें, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कब कॉल होता है, जब मैं ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट यहाँ बना रहा हूँ तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो 5 जाएगा ए में, बी में जाएगा 6, फिर 5 कॉपी हो जाएगा एल में, बी में डब्ल्यू में कॉपी हो जाएगा 6, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर एरिया में से हो जाएगा किसके, R1 के। उसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, R2 को भी कॉल करा सकता हूँ। तो R2 नया ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, उसके अंदर पास कर दिया मैंने 3 और 2, ठीक है। तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो दो ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमें कंपेयर करवाना है, ठीक है। तो कंपेयर कराने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर नाम से मैंने एक फंक्शन बना रखा है। अब क्या करूंगा, कंपेयर कराने के लिए एक, अब इस ये क्या है कि मेंबर फंक्शन है, इसको कॉल कराना पड़ेगा। तो कॉल कौन कराएगा, R1 से मान लो मैं कॉल कराता हूँ, ठीक है ना, rn डॉट कंपेयर, ठीक है। और क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है एज अ पैरामीटर, तो यहां से मैं ऑब्जेक्ट जो पास करूंगा दैट इज R2, ठीक है। क्या होगा, R1 ने मेंबर फंक्शन को कॉल किया, तो दिस डॉट एरिया जो है ये किसका रिप्रेजेंट होगा, R1 का, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट कॉल करवाता है तो दिस पॉइंटर उसका होता है, और जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका सिंपली जिसमें वो कॉपी होगा। ठीक है, तो R1 कॉल करवा रहा है तो कंपेयर कॉल होगा, ठीक है ना। दिस जो रिप्रेजेंट दिस डॉट एरिया जो होगा वो किसका होगा, R1 का होगा। और R2 जो है ये पास हो रहा है किसको जाएगा, R को जाएगा, तो वो एरिया, ये वाला एरिया R2 का होगा। अब जिसका एरिया बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट आ जाएगा। हम जनरली देखें तो 5 इंटू 6 30 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है। तो 30 बड़ा है, दिस डॉट एरिया यहाँ पर बड़ा होगा, बड़ा होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट इज ग्रेटर। ओके, इसको मैं फिनिश करता हूँ गेट सी से, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, CLR SCR। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। F2 से इसको सेव किया मैंने। ये बना रहे थे अपन दिस के लिए, तो प्रो दिस नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। पर कंट्रोल F9, 4 एरर आ रही है, अननोन प्रोसेस डायरेक्टिव इंक्लूड DE F9 1 एरर, स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू लेफ्ट साइड ऑफ, ओके। दिस डॉट नहीं होगा, दिस का एरो बनाना पड़ता है। F2 F9 0 एरर, कंट्रोल F9 आ गया, फर्स्ट इज ग्रेटर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि दिस पॉइंटर को यूज करके हम दिस पॉइंटर को इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे जो ये एरिया है दिस इज, अगर मैं इसको दिस को हटा भी दूं तो भी इंटरनली दिस इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो F2 से सेव करके अगर मैं F9 करूं तो अभी भी यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये किसका होगा,
जो ऑब्जेक्ट इस मेंबर फंक्शन को कॉल कराएगा। कौन ऑब्जेक्ट कॉल करा रहा है? कॉल करा रहा है R1। तो ये जो एरिया है ये किसका है? इस R1 का है। और ये जो एरिया है ये किसका है? R का। और R में किसकी कॉपी आ रही है? R2 की कॉपी आ रही है। तो ये तरीका है हमारा दिस पॉइंटर को समझने का। ठीक है। हेलो मुकेश। हाँ सर। ठीक है, तो इस तरह से ये दो प्रोग्राम आज अपन ने कर लिए हैं कंप्लीट। ठीक है ना, दिस पॉइंटर और स्टैटिक मेंबर्स। ठीक है, एंड करें क्लास को। हाँ सर। ओके, गुड बाय।